बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक के हवीजा टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। हैदर अल अब्बादी ने पेरिस में किया फतेह का ऐलान। आईएस को लगा एक और धक्का। इराकी वजीर आजम ने की फ्रांस के सदर से मुलाकात। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा बगदाद और कुर्दिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए तैयार हैं। तैयब एर्दोगान खामनाई से मिले। कुर्दिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत। सुप्रीम लीडर ने कहा मिडिल ईस्ट में एक नया इसराइल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हसन रूहानी ने कहा ईरान और तुर्की खित्ते में अमन के लिए काम करेंगे। मुश्तरका बयान में म्यांमार से रोहिंग्यों के हक देने का मुतालबा। शाह सलमान ने की व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। सीरिया बहरान और तेल की कीमतों पर बातचीत। सर्जी लावरोव ने कहा ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट है। ब्रुनाई में सुल्तान हसन अल बल्की की तख्त नशीनी के 50 साल का जश्न। सुल्तान का सुनहरे रथ में सड़कों पर जुलूस। गौरी लंकेश को मजहबी इंतहा पसंदी से लड़ने पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का बावकार अवार्ड। मकतूल जर्नलिस्ट की बहन ने कहा सच के सिपाहियों को हौसला मिला। इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी की लड़ाई जारी रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी केस में दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराकी वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने ऐलान किया है कि इराकी फौजों ने इंतहाई अहम शहर हवीजा को आईएसआईएस से छुड़ा लिया है। हवीजा को अमलन इराक में आईएसआईएस के आखिरी मजबूत गढ़ की हैसियत हासिल थी। इराकी वजीर आजम ने फ्रांस के दारुल पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हवीजा शहर की आज़ादी का ऐलान करता हूँ। अब सिर्फ कुछ आसपास के इलाके हैं जहाँ पर कब्जा करना बाकी है। वजीर आजम ने इसे न सिर्फ इराक बल्कि पूरी दुनिया की कामयाबी करार दिया। इससे पहले इराकी फौज ने भी कहा था कि इराक के तेल की दौलत से मालामाल सूबे किरकुक का हवीजा शहर सरकारी कंट्रोल में वापस आ गया है। फौज के ऑपरेशंस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर याराला ने बताया कि इराकी फौजों ने हवीजा के मरकजी इलाके को आज़ाद करा लिया और आगे बढ़ रही है। ये ऑपरेशन 21 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें इराकी फौज, पुलिस और वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी ने हिस्सा लिया। इराकी फौजों की इस कामयाबी से अमलन शुमाली इराक में आईएस का वजूद खत्म हो गया है। अब सिर्फ सीरिया सरहद के करीब वाक़ अल-क़ाइम टाउन में ही आईएस का असर बाकी है। हवीजा बगदाद और मोसल के दरमियान वाक़े एक अहम शहर है। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि अब आईएस के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीरिया की सरहद के करीब वाक़े इलाके में ही होगी। इराकी पुलिस के कमांडर मेजर जनरल राज शाकिर जोदाद ने बताया कि फौज, पुलिस और इत्तेहादियों ने हवीजा के ज़िले और अहम मकामात के अलावा आसपास के इलाके निदा और तोरा पर भी कब्जा कर लिया। अब हवीजा अमलन मुकम्मल तौर पर आईएस से आज़ाद हो चुका है। एक दिन पहले खबर आई थी कि सीरिया के पूरे हमा सूबे पर सरकारी फौज का कब्जा हो गया। 4 साल में यह पहला मौका है जब पूरा हमा सूबा आईएस से पाक हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल इराकी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और गैर मुल्की ताकतें एक नया इसराइल बनाने की कोशिश में हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अमेरिका और बैरूनी ताकतें काबिल भरोसा नहीं हैं और वो खित्ते में एक नया इसराइल बनाने की साजिशें कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से तेहरान में मुलाकात करते हुए ये बात कही। खामनाई ने कहा कि इराक के कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम खित्ते से दगाबाजी और इसे मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल के लिए खतरे पैदा हो जाएंगे। उन्होंने इराक के पड़ोसियों के लिए मुस्तकबिल में पड़ने वाले असरात के ताल्लुक से खबरदार किया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान और तुर्की को इस कदम के खिलाफ हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और इराकी हुकूमत को भी इस मामले में संजीदगी से फैसले करने चाहिए। खामनाई ने कहा कि दुश्मन ईरान और तुर्की को खित्ते के हालात और वाक़या से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। खामनाई ने निशानदेही की कि गैर मुल्की ताकतें और इसराइल खित्ते के मुल्कों के बीच कशमकश पैदा करने की कोशिश में है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुस्लिम दुनिया की
बड़े वाक़यात के ताल्लुक से ईरान और तुर्की के दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी है। ख़ामनेई ने सीरिया के बारे में आस्ताना बातचीत के नतीजों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इसके नतीजे में अरब मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सुप्रीम लीडर ने वार्निंग दी कि जब तक मुस्तकबिल के मद्देनजर एक हकीकी मंसूबा नहीं बनाया जाता, आईएसआईएस और दहशतगर्दी के मसले को हल नहीं किया जा सकता। एक दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सुप्रीम लीडर ने ईरान और तुर्की के दरमियान मौशी ताल्लुकात को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर तैयब एर्दोगान ने खित्ते में एक मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कुर्दिस्तान में आज़ादी के बारे में होने वाले रेफरेंडम के ताल्लुक से तुर्की के सदर ने कहा कि अंकारा, बगदाद और तेहरान को इस रेफरेंडम के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने कुर्दिस्तान के ताल्लुक से एक डील की है और उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इराकी कुर्दों के लीडर मसूद बरज़ानी ने एक ऐसी गलती की है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इराक के पड़ोसियों के लिए यह रेफरेंडम काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले तैयब एर्दोगान ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। इस मौके पर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान और तुर्की मिडल ईस्ट के इलाके में इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी अहम रोल रखते हैं और दहशतगर्दी से लड़ाई के मामले को दोनों मुल्क काफ़ी अहमियत देते हैं। हसन रूहानी ने तैयब एर्दोगान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे IS हो या अल नुसरा फ्रंट हो या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या कोई और दहशतगर्दी की तंजीम, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को अपना मकसद समझते हैं। दहशतगर्दों को मालूम होना चाहिए कि इलाके की हुकूमतें उन्हें उनकी बुज़दिलाना और गैर इंसानी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। रूहानी ने कहा कि उन्होंने एर्दोगान के साथ सीरिया बहरान, कुर्दिस्तान रेफरेंडम और खित्ते के दूसरे हालात के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईरान और तुर्की पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती कायम करने के लिए काम करेंगे। ईरान और तुर्की को खित्ते के दो ताकतवर मुल्क करार देते हुए हसन रूहानी ने कहा कि तेहरान और अंकारा खित्ते में बंटवारे के खिलाफ हैं। इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। इस बयान में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील पर अमल की बात कही गई। दोनों लीडर्स ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों की मजम्मत की और म्यांमार की हुकूमत से कहा कि मुसलमानों के लिए बुरे हालात को ख़त्म किया जाए, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। म्यांमार की हुकूमत से कहा गया कि वो यूनाइटेड नेशंस, OIC और दूसरे आलमी इदारों के मुतालबात सुने और दबे कुचले रोहिंग्यों के हुकूक बहाल करे और आलमी इदारों को मुतासरा इलाकों में जाने का मौका दें। बयान में मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की भी मजम्मत की गई और आलमी बिरादरी से कहा गया कि वो एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के लिए काम करे जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनका मुल्क इराक और कुर्दिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए तैयार है। कुर्दिस्तान में हाल ही में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था। इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल-अब्बादी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमेनुअल मैक्रोन ने कहा कि बातचीत ही बगदाद और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के बीच मसले का एक हल है। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने कहा कि पेरिस सुलह की कोशिशों में सरगर्म रोल अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सुलह और मुकम्मल हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कुर्दों को भी शामिल होना चाहिए। फ्रांस के कुर्दों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दुनिया के कई मुल्कों ने 25 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम की मुखालफत की है। रेफरेंडम के जवाब में इराकी हुकूमत ने कुर्दिस्तान पर हवाई पाबंदियां लगाई हैं। फ्रांस ने इससे पहले वार्निंग दी थी कि रेफरेंडम से मिडल ईस्ट में तनाव पैदा हो सकता है, वो भी एक ऐसे वक्त जब इराक की हुकूमत ISIS के दहशतगर्दों से लड़ाई लड़ रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत कुर्दों से टकराव नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने बगदाद की इस पॉलिसी को दोहराया कि कुर्दिस्तान रेफरेंडम गैर कानूनी है और मसाइल को इराक के दस्तूर के अंदर रहते हुए हल करना चाहिए। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुल्क की मरकज़ी अथॉरिटी में मुदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने कुर्दों की फ़ौज पेशमर्गा से कहा कि वो इराकी फ़ौजों के तहत रहते हुए काम करेंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिडल ईस्ट के हालात, खास तौर पर सीरिया बहरान के बारे में अहम बातचीत की। शाह सलमान ने मॉस्को का एक अहम दौरा शुरू किया। मॉस्को के एयरपोर्ट पर रशिया के सीनियर ओहदेदारों ने शाह सलमान का इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शाह सलमान जुमे को वज़ीर आज़म डिमित्री मेडवेडेव से मिलेंगे। इस दौरे के दौरान सऊदी अरब और रशिया के दरमियान $3 बिलियन के समझौते हो रहे हैं। रशिया के एक वज़ीर अलेक्जेंडर नोवाक ने यह बात बताई। शाह सलमान और पुतिन ने नवंबर में होने वाली ओपेक मीटिंग से पहले तेल की
पैदावार और कीमतों के बारे में बातचीत की। शाह सलमान के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी मॉस्को का दौरा कर रहा है। मिडल ईस्ट के बहरानों, खासतौर पर सीरिया के मामले में रशिया और सऊदी अरब लकीर की अलग अलग जानिब खड़े थे। सऊदी अरब सीरिया के सदर बशार अल असद को हटाने का मुतालबा करता रहा है और कई बागी ग्रुप्स की मदद करता रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया बशार अल असद का हामी है। सऊदी अरब और रशिया दोनों पिछले कुछ बरसों में तेल की कीमतों में गिरावट से मुतासर हुए हैं। शाह सलमान का यह दौरा 3 दिन का है। वो हफ्ते को रशिया से वापस होंगे। मालूम हो कि शाह सलमान और पुतिन ने मिडल ईस्ट के अलावा नॉर्थ अफ्रीका के हालात पर भी बातचीत की। उन्होंने यमन के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया, जहां सऊदी अरब अल-हुसियों को हटाने के लिए हमले कर रहा है। शाह सलमान के रशिया दौरे के मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि उनका मुल्क तमाम शोबों में रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है। इस दौरान रशिया में सऊदी अरब के सफीर अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम ने कहा कि 2 बाअसर और अहम मुल्क खित्ते के बहरानों को हल कर सकते हैं। इस दौरे को सऊदी रशिया ताल्लुकात में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। सऊदी मीडिया में कहा गया कि इस दौरे से रशिया के 20 मिलियन मुसलमानों के हौसले बुलंद होंगे। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने भी शाह सलमान के दौरे को ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट करार दिया। अमरीकी कांग्रेस के कम से कम 180 अरकान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करें। इन अरकान ने कहा कि अगर अमरीका इस समझौते से बाहर होता है तो ये अमरीका और अमरीका के इत्तेहादियों के लिए खतरनाक होगा। फ्लोरिडा के टेड डैश और नॉर्थ कैरोलिना के डेविड प्राइस की क़यादत में इन 180 अरकान ने ट्रंप को यह खत लिखा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि म्यांमार की फौज ने तकरीबन 1 महीना पहले एक गांव पर धावा करते हुए कई रोहिंग्या मुसलमानों को हलाक किया और कई औरतों का रेप किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि म्यांमार की फौज ने उस इमारत पर हमला किया जहां देहातियों की बड़ी तादाद अपनी जान बचाने के लिए जमा हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार के सिपाहियों ने रोहिंग्या मुसलमानों को मारा पीटा, उन पर जिनसी हमले किए, उन्हें चाकू घोंपा और कई देहातियों को गोली मार दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी एशिया डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन ने कहा कि ये ऐसे जुल्म हैं जो मुतालिका हुकूमतों से सिर्फ अल्फाज का तकाजा नहीं बल्कि कार्रवाई का तकाजा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की सैटेलाइट तस्वीरों से तस्दीक होती है और फौज के वापस जाने तक ये गांव तबाह ताराज हो गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिपाहियों ने कई लाशों को फौजी ट्रकों में भरा और किसी दूसरे मकाम पर ले गए। इस रिपोर्ट में उस वाक़े में जिंदा बच जाने वाले लोगों के दिल दहला देने वाले बयानात शामिल किए गए हैं। बहरीन की एक जेल में खातून कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। उनके खानदानों से मुलाकात पर पाबंदियां लगाने पर यह खातून कैदी भूख हड़ताल कर रही हैं। गैर जानिबदार मुल्कों की तंजीम नाम ने फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का मुकम्मल रुकन बनाने की तायद की है और कहा है कि दबी कुचली फ़लस्तीनी कौम को दुनिया में उसका जायज़ मकाम देना चाहिए। नाम की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे इसहाक आले हबीब ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में फ़लस्तीन को एक मुबस्सिर रियासत की हैसियत से तस्लीम किया था और अब वक्त आ गया है कि उसे मुस्तकिल रुकन का दर्जा दिया जाए। रशिया की फौज ने कहा है कि सीरिया के इदलिब सूबे में दहशतगर्दों के ठिकानों पर उसके हवाई हमलों में कम से कम 49 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, जिनमें 7 कमांडर्स शामिल हैं। रशिया के सरकारी न्यूज़ चैनल ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे मुकेश अंबानी मुसलसल 10वें साल हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी करार पाए और अमित शाह ने अवाम के खराब रिस्पॉन्स पर केरला में अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। इराक के हवीजा टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। हैदर अल अब्बादी ने पेरिस में किया फतेह का ऐलान। आईएस को लगा एक और धक्का। इराकी वजीर आजम ने की फ्रांस के सदर से मुलाकात। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा बगदाद और कुर्दिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए तैयार हैं।
तैयब एर्दोगान खामनाई से मिले, कुर्दिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत। सुप्रीम लीडर ने कहा मिडिल ईस्ट में एक नया इसराइल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हसन रूहानी ने कहा ईरान और तुर्की खित्ते में अमन के लिए काम करेंगे। मुश्तरका बयान में म्यांमार से रोहिंग्यों के हक देने का मुतालबा। शाह सलमान ने की व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। सीरिया बहरान और तेल की कीमतों पर बातचीत। सर्जी लावरोव ने कहा ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट है। ब्रुनाई में सुल्तान हसन अल बल्की की तख्त नशीनी के 50 साल का जश्न। सुल्तान का सुनहरे रथ में सड़कों पर जुलूस। गौरी लंकेश को मजहबी इंतहा पसंदी से लड़ने पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का बावकार अवार्ड। मकतूल जर्नलिस्ट की बहन ने कहा सच के सिपाहियों को हौसला मिला। इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी की लड़ाई जारी रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी केस में दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जारेट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ब्रुनाई के सुल्तान ने तख्त पर अपने 50 साल पूरे होने का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर वो एक सुनहरे रथ पर सड़कों से गुजरे। हजारों लोग इस मौके पर सड़कों पर जमा थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सुल्तान हसन अल बल्की दुनिया में सबसे ज्यादा अरसे तक बादशाह रहने वाले दूसरे हुक्मरान हैं। इस रंगारंग जश्न की तैयारियां कई दिनों से हो रही थी। यह जश्न 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। ब्रुनाई के सुल्तान दुनिया के अमीर लोगों में से एक हैं। ब्रुनाई तेल और गैस के जखीरों से मालामाल है और ये दुनिया के अमीर मुल्कों में से एक है। 71 साला सुल्तान अक्टूबर 1967 में तख्त पर बैठे थे। वो ब्रुनाई के 29वें सुल्तान हैं। उनका ताल्लुक उस शाही खानदान से है जो पिछले 600 साल से मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। तुर्की की एक अदालत ने सदर तैयब एर्दोगान को हलाक करने की साजिश पर 40 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में 46 लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा था। इस केस का ताल्लुक पिछले साल की नाकाम फौजी बगावत से। ज्यादातर मुल्जिमीन तुर्की के साबिक फौजी हैं। 2017 का अदब या लिटरेचर का नोबेल इनाम इंग्लिश राइटर काजू इशिगुरो को दिया गया। स्वीडिश एकेडमी ने यह ऐलान किया। इस ऐलान के साथ कहा गया कि इशिगुरो ने बहुत जज्बाती नॉवेल्स लिखी हैं और दुनिया के बहुत अहम मसाइल को छुआ है। उन्होंने 8 किताबें और कई स्क्रीन प्लेज और कहानियां लिखी। उन्हें कई साल पहले बुकर प्राइज भी दिया गया था। बीबीसी से बातचीत करते हुए इशिगुरो ने कहा कि अदब का नोबेल इनाम जीतना बहुत बड़ा एजाज है। उन्होंने कहा कि दुनिया फिलहाल बहुत गैर यकीनी माहौल से 2-4 है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम नोबेल इनाम हासिल करने वाले दुनिया में अच्छाई फैलाएंगे। गौरी लंकेश और एक पाकिस्तानी औरत को उनकी बहादुरी के लिए एक आलमी अवार्ड दिया गया है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने इन 2 बहादुर औरतों को मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए यह अवार्ड मुश्तरका तौर पर दिया है। गौरी लंकेश को, जो एक कन्नड़ जर्नलिस्ट थी, पिछले महीने गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 55 साल गौरी लंकेश की बहन कविता ने फोन पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बातचीत करते हुए कहा कि इस अवार्ड से उन लोगों को हौसला मिलेगा जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। ये गौरी लंकेश के इस उसूल की जीत है कि उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता। गौरी लंकेश के साथ पाकिस्तान की 31 साल अमन कारकुन गुलाला इस्माइल को भी यह सालाना अवार्ड दिया गया। गौरी लंकेश की बहन ने कहा कि हिंदुस्तान में आज ऐसा माहौल है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उन्हें जर्नलिज्म में जाना चाहिए। यही खौफ उन तमाम लोगों में है जो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। गौरी लंकेश कट्टर हिंदुत्व और इंतहा पसंदी की मुखालिफ थी। उन्होंने हिंदुस्तान में मजहबी तशद्दुद के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अमन कारकुन गुलाला इस्माइल ने सिर्फ 16 साल की उम्र में एक तंजीम बनाई थी जो लड़कियों के लिए काम करती थी। उन्होंने पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में दबी कुचली औरतों पर जुल्म और ज्यादतियों और तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने नौजवानों में कट्टरपन के खिलाफ भी काम किया। गुलाला इस्माइल को कई धमकियां दी गई थी। गुलाली ने कहा कि उनके घर पर 2 बार हमले किए गए। ये अवार्ड रशिया की एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर पोलिपुस्काया के नाम पर दिया जाता है, जो मुसलसल 11 साल से दिया जा रहा है। इस रशियन जर्नलिस्ट का 7 अक्टूबर 2006 को 48 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया था।
सच के लिए एक और लड़ाई की बात करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने ज़किया जाफरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें गुजरात फसादात के सिलसिले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के एसआईटी के फैसले को चैलेंज किया गया था। गुजरात की एक निचली अदालत ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी और दूसरों को 2002 के गुजरात फसादात में साजिश के इल्जाम से बरी करने से मुतालिक एसआईटी रिपोर्ट को कबूल कर लिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने ज़किया जाफरी को इजाजत दी कि वो इस केस की तहकीकात के लिए दूसरे बड़े फोरम से रुजू हों। ज़किया जाफरी के शौहर और साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी को 67 दूसरे लोगों के साथ गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला दिया गया था। ज़किया जाफरी चाहती हैं कि इस मामले की फिर से तहकीकात हो। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को यह रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मोदी और दूसरों को क्लीन चिट दी गई थी। दिसंबर 2013 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़किया जाफरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद 2014 में अदालत से वो रुजू हुई। समाजी कारकुन तीस्ता शीतलवाद की तंजीम सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस ने भी इस रिपोर्ट को चैलेंज किया है। अब जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने ज़किया जाफरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, ये बात तय हो गई है कि अभी सच के लिए और इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी को और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एसआईटी ने क्लीन चिट दिया था जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी एस्पेक्ट पर, उसको रिवीजन में चैलेंज किया था हाई कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को। हाई कोर्ट ने आज रिवीजन को पार्टली अलाउ यानी कि अशंत मंजूर किया है और ऑर्डर किया कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्रोप्रिएट फोरम में एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर में लिखा था कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। हाई कोर्ट ने बताया कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स है, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो गलत किया है। अब हम अपील में या तो हम डिवीजन बेंच में जब क्रिमिनल अपील पेंडिंग है वहां पर रेज करना है, या सुप्रीम जाना है, या कहीं और फोरम मैजिस्ट्रेट में जाना है, वो विल डिसाइड आफ्टर रीडिंग। पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं, इसलिए हम पूरा ऑर्डर होने के बाद आगे डिसाइड करेंगे। थैंक यू। बीजेपी सदर अमित शाह को केरला में मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने साउथ इंडिया की इस रियासत में बीजेपी के कदम जमाने के इरादे से केरला जन रक्षा यात्रा शुरू की थी, लेकिन पता चला है कि इस यात्रा पर अवाम ने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने दरमियान में ही इस यात्रा को छोड़ दिया। इस दौरान बीजेपी के रियासती ओहदेदार बता रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा है कि वो किसी अहम मामले पर बातचीत के लिए दिल्ली आए, वो बाद में फिर से इस यात्रा में शामिल होंगे। अमित शाह ने मंगल को कन्नूर में ये यात्रा शुरू की थी। कन्नूर वो मकाम है जहां पर आरएसएस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनों के बीच खूनी झड़पें होती रही हैं। सीपीआईएम ने कहा कि बहुत कम लोगों ने अमित शाह की यात्रा में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से मायूसी के आलम में उन्हें रैली छोड़नी पड़ी। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी के बालाकृष्णन ने यह बात बताई। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर फाइनेंस अरुण जेटली और बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात की। आरजेडी लीडर और साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने जमीन के बदले होटल्स के केस में पूछताछ की। इस केस का ताल्लुक उस दौर से है जब लालू प्रसाद यादव वजीर रेलवे थे। ऐसा इल्जाम है कि एक प्राइवेट कंपनी को आईआरसीटीसी की 2 होटल्स के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रिश्वत ली गई थी। लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी दिन के 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। लालू के बेटे तेजस्वी जुमे को सीबीआई के सामने पेश होंगे। फोर्ब्स मैगजीन ने 100 अमीर हिंदुस्तानियों की लिस्ट जारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी करार पाए। उन्होंने यह मकाम मुसलसल 10वीं बार हासिल किया। उनकी दौलत का अंदाजा $38 बिलियन लगाया गया। दूसरे नंबर पर विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं, लेकिन वो मुकेश अंबानी से काफी पीछे हैं और उनकी दौलत का अंदाजा $19 बिलियन है। तीसरे नंबर पर हिंदुजा भाई हैं जो $18.4 बिलियन के मालिक हैं। फोर्ब्स ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि मुल्क की मौशी मुश्किलों के बावजूद हिंदुस्तान के 100 अमीर आदमियों की जुमला दौलत $479 बिलियन हो गई है। इस तरह पिछले साल के मुकाबले में उनकी दौलत में 26% का इजाफा हुआ। टॉप 10 अमीर हिंदुस्तानियों में लक्ष्मी मित्तल, पालुंजी मिस्त्री, गोदरेज फैमिली, शिव नदाल, कुमार बिरला, दिलीप सांघी और गौतम अदानी शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक के हवीजा टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। हैदर अल अब्बादी ने पेरिस में किया फतेह का ऐलान। आईएस को लगा एक और धक्का। इराकी वजीर आजम ने की फ्रांस के सदर से मुलाकात। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा बगदाद और कुर्दिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए तैयार हैं।
तैयब एर्दोगान खामनाई से मिले, कुर्दिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत। सुप्रीम लीडर ने कहा मिडिल ईस्ट में एक नया इसराइल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हसन रूहानी ने कहा ईरान और तुर्की खित्ते में अमन के लिए काम करेंगे। मुश्तरका बयान में म्यांमार से रोहिंग्यों के हक देने का मुतालबा। शाह सलमान ने की व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। सीरिया बहरान और तेल की कीमतों पर बातचीत। सर्जी लावरोव ने कहा ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट है। ब्रुनाई में सुल्तान हसन अल बल्की की तख्त नशीनी के 50 साल का जश्न। सुल्तान का सुनहरे रथ में सड़कों पर जुलूस। गौरी लंकेश को मजहबी इंतहा पसंदी से लड़ने पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का बावकार अवार्ड। मकतूल जर्नलिस्ट की बहन ने कहा सच के सिपाहियों को हौसला मिला। इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी की लड़ाई जारी रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी केस में दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।